गुड इवनिंग दोस्तों, हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति और आईएएस पीसीएस बाय एग्जामपुर चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में करंट अफेयर की सीरीज आपकी जो चल रही थी उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कुछ और नए क्वेश्चंस को लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जरूर नोट करते जाएंगे जिससे कि आपको कोई बाद में डाउट, कोई शंका, कोई क्वेश्चन मार्क या कोई समस्या ना रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है पहला, एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक में किस जिले को पहले स्थान पर रखा गया है? पहला ऑप्शन है पूर्वी सिक्किम जिला, दूसरा केफायर डिस्ट्रिक्ट, तीसरा सेनापति डिस्ट्रिक्ट, चौथा डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। इसका आंसर करिए। चलिए फटाफट इसका आंसर करते जाइए। देखो नीति आयोग ने जैसे कि आपकी शहरी रैंकिंग जारी की जाती है ना, उसी तरह से ये रैंकिंग भी आपकी जारी की गई है। ठीक है, और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, यूएनडीपी के तकनीकी सहयोग के साथ में, मतलब उनकी हेल्प लेकर के द्वारा इस स्कीम को आपका मतलब इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इंडेक्स को लेकर अगर आप बात करें तो ये जो इंडेक्स है आपको ध्यान होगा कि इस तरह का डैशबोर्ड सिस्टम को 2021-22 ये आपका लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये बिल्कुल जैसे आपकी एसडीजी इंडिया इंडेक्स थी, आपको अगर ध्यान हो एसडीजी इंडिया इंडेक्स के नाम से सेम वैसी इंडेक्स आपकी लॉन्च की गई है। अब ये है किस पर? तो आपके जो 8 राज्य हैं, ठीक, अरुणाचल प्रदेश हुआ, सिक्किम हुआ आपका, मिजोरम है आपका, नागालैंड है, ठीक, त्रिपुरा, मणिपुर एंड आपका आसाम। ठीक है, तो ये 8 जो आपके राज्य हैं जिनको 7+1 सिस्टर आपका बोला जाता है, इन राज्यों के साथ में इस चीज को आपका शुरू किया गया है। ठीक है, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम, एक और रह गया आपका मेघालय। ठीक है, ठीक, जिसको लैंड ऑफ क्लाउड्स के तौर पर भी कई दफा कई बुक्स में आपको जिक्र किया जाता है। बड़ी अच्छी जगह है मेघालय, कभी अगर लगे हाथ तो घूमने जरूर जाएगा। इनमें कुछ स्टेट ऐसे हैं जो वाकई में घूमने लायक है, सिक्किम, मेघालय और नागालैंड, इन तीनों में जरूर घूमने जाओ। ठीक है, और समय मिले तो मणिपुर भी घूम कर आओ, मणिपुर लोकटक झील। ठीक है, और नागालैंड में अगर घूमने जाने का सबसे सही समय जो है ना, वो है दिसंबर का फर्स्ट वीक। अब वहां पे से कई अगर जिनको जरा सा भी आइडिया हो, ठीक है, रटने वाली विधा से निकलकर, जो आपकी रटंत वाली प्रवृत्ति उससे निकलकर थोड़ा लॉजिकली चीज पर दिमाग जोर दे, तो दिसंबर फर्स्ट वीक मैंने क्यों बोला? क्योंकि इसी दौरान क्या मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्या मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। और इसी फेस्टिवल में आपको पूरे पूर्वोत्तर की सभी जनजातियों का एक साथ उनकी कलाकृतियों का, उनकी पारंपरिक पोशाकों का, पारंपरिक भोजन क्या है, परिधान क्या है, उनके कला, उत्सव, त्योहार, सब कुछ आपको इसी फेस्टिवल में अकेले मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, अब आते हैं आपकी रैंकिंग को लेकर। तो इसमें पूछा गया है किस रैंकिंग में किसको जो है आपका स्थान सबसे टॉप पर दिया गया। तो देखो इसमें सबसे टॉप पर जो मिला है वो है पूर्वी सिक्किम जिले का, और जबकि किफायर को सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट मिला है। अब जो किफायर है वो दरअसल में आपका कौन से उसमें आता है? ये आता है आपके नागालैंड में। ओवरऑल इन सभी राज्यों के मिलाकर 103 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, और 103 डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग में फर्स्ट नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट एंड द लास्ट वन गोज टू किफायर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजट का मुख्य उद्देश्य होता है जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना, उपयुक्त सभी कथन। अब अगर आप ओवरऑल बजट को लेकर कभी बात करें जनरल टर्म्स में, तो आपको ध्यान होगा
जब भी हम बजट वगैरह को लेकर बात करते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि उसको हम फाइनली किस एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे कि आपके घर में होने वाले खर्चे, क्या आपके यहाँ पर इनकम कौन कर रहा है, इनकम कैसे आई और किस प्रकार से आपने उसका खर्चा किया। ठीक तो आपने देखा होगा, बोला जाता है कि भाई महिला है बड़ा मैनेजमेंट के साथ में खर्च करती हैं, महिलाएं बड़ा मैनेजमेंट के साथ खर्चा करती हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर मैनेजमेंट के साथ क्या जुड़ रहा है, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना। ठीक, दूसरा आपने देखा होगा घर पे महिलाएं जब खर्चा करती हैं पैसों का, तो पैसा खर्च किया बोला जाता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है आपने पैसा कहाँ खर्च किया, कहाँ खर्च नहीं किया, आपसे पूछा जाता है ना। तो इसी तरह से घर में मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो जवाबदेही सुनिश्चित करना, ये भी सही। ठीक, तीसरा आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा प्रदान करना, तो तीसरा भी आपका, तो डी आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर। तो बजट का काम क्या था कि बजट बनाया इसीलिए कि भाई आपने किस क्षेत्र में कितना कितना क्या खर्च किया, किस क्षेत्र की कितनी डिमांड थी, क्या उसको पूरा किया गया, नहीं किया गया। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे रखा गया, तो इन सब सारी चीजों के लिए जरूरी है बजट जैसी चीजों का होना। तो डी आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है अथवा सहभागी नहीं है। इसका आंसर करिए, इसको पढ़िए देन इसका आंसर करिए। चलिए देखो, ऑप्शंस को लेकर बात करें, नीचे से करते हैं। एमएमटीसी रत्न कंपनियों में से एक है, जैसी आपकी कंपनियां हैं। दूसरा इफको, फर्टिलाइजर वगैरह बनाने का काम है, आपने यूरिया खाद की बोरियों वगैरह पर देखा होगा, इफको का नाम लिखा आता है। तीसरा स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि स्टेट में ट्रेडिंग्स वगैरह को लेकर बात करते हैं। ठीक, ये क्या आता है आपका नेफेड, तो नेफेड जो है भारत में कृषि सामानों के निर्यात के संदर्भ में एजेंसी आपकी काम करती है। कौन सी करती है, नेफेड आपका। अब नेफेड को लेकर ये बताइए कि नेफेड की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, नेफेड किस संदर्भ में काम करता है और क्या इसके इनके अपने योगदान वगैरह है। तो देखो उसको लेकर अगर आप देखें तो आपको ध्यान होगा MISP बाजार हस्तक्षेप मूल्य प्रोत्साहन जो योजना है आपकी, ठीक है, उसकी लागू कराने के संदर्भ में किसको इस्तेमाल किया जाता है, नेफेड को। उसके अलावा प्राइस सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, उसमें भी अगर नोडल एजेंसी के तौर पर कौन काम करता है, नेफेड काम करता है। तो नेफेड जब से 1958 में जब से अपना आया है तब से उसका काम इन योजनाओं के तहत काम करना है। ठीक है, अब मार्केट इंटरवेंशन को लेकर अगर आप इस स्कीम को लेकर बात करें, प्राइस स्कीम को, मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम जो है आपकी, उस स्कीम में होता क्या है, तो उस स्कीम में क्या है कि जैसे कि कोई राज्य है वहां पर 10% फसल का उत्पादन कम रहा, ज्यादा रहा, ठीक, तो ऐसे उतार चढ़ाव के चलते किसानों को नुकसान होगा। तो उस होने वाले नुकसान को भरपाई करने के संदर्भ में वो जो बीच का जो गैप होता है, जो नुकसान है, तो वो तो एक किसान पर तो कम दिखेगा। अब वही पूरे राज्य के स्तर पर देखो बड़ा एक अमाउंट है, तो सिर्फ राज्य के बस का तो है नहीं वो चुकाना। तो राज्य क्या करते हैं, एक अपना अनुरोध प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजते हैं कि देखिए हमारे राज्य में इस फसल में इतना इतना नुकसान रहा और किसानों को अब हम इसका लाभ देना चाहते हैं, उनको कुछ बेनिफिट करना चाहते हैं। तो उस बेनिफिट के लिए हम क्या करें, तो उस बेनिफिट के लिए बोलते हैं कि ठीक है ऐसा करिए कि आप अपनी तरफ से कुछ पैसा मिलाइए, कुछ पैसा हम मिलाएंगे। तो सामान्य राज्यों के लिए MISP में, सामान्य राज्यों के लिए क्या होगा, 75 और 25 का अनुपात, मतलब के 75 यहां पर सेंटर फंड करेगा और 25 यहां पर स्टेट फंड करेगा। वहीं अगर विशेष या पूर्वोत्तर राज्यों के लिए या फिर हिमालयन राज्यों के लिए, इन सब के लिए क्या रहता है रेशियो, 50-50 का, क्योंकि यहां इनको पता है कि जो यहाँ के राज्य हैं उन राज्यों के पास में वाकई में इतने
संसाधन मौजूद नहीं है, उतना टैक्स कलेक्शन उनके पास नहीं है, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है कि वो अपनी तरफ से कुछ प्रोत्साहन कर पाए, ठीक है। तो उनको राहत दे दी जाती है कि आप 50% डाल दो, 50% हम डाल देंगे, ठीक है। लेकिन सामान्य राज्यों के लिए कहा है कि 25% हम डालेंगे, 75 तुम्हारा है, ठीक। चलिए, तो राज्यों को धन आवंटन नहीं होता, राज्यों के साथ में जाकर पैसे को खर्च किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब आपके नेफेड को लेकर अगर आप बात करें तो नेफेड को लेकर एक चीज ध्यान रखेंगे कि न्यूनतम मूल्य पर खरीद हेतु मूल्य समर्थन योजना के लिए इसको केंद्रीय नोडल एजेंसी के तौर पर मतलब उत्तरदायी आपका माना जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा पंजाब। प्रति हेक्टेयर मतलब प्रोडक्टिविटी को लेकर बात की जा रही है। चलिए, इसका आंसर करिए। चावल का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन इनमें से किस राज्य द्वारा किया जाता है? देखिए, तो चावल उत्पादन में सर्वाधिक आपका कौन सा है? आपका पंजाब है, ठीक है। वहीं अगर बाकी को लेकर बात करें तो उत्तर प्रदेश आपका किसमें है? गन्ना में है, ठीक है। गन्ना उत्पादन में सर्वाधिक अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का आपका नाम आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जूट में बात करें तो पश्चिम बंगाल टॉप पर जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक वन प्रतिशत है? इसका आंसर करिए। देखिए, वन क्षेत्र को लेकर कुछ डेटा है, उसको आप पहले नोट करते जाइए, ठीक है। वन क्षेत्र को लेकर अगर आप डेटा को लेकर बात करें तो कुछ डेटा है वो आपको नोट करते जाइएगा, उसको मैं आपको बोलता जाता हूं। सबसे पहले अगर आप शुरुआत करें इसको लेकर, कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण प्रतिशत जो है वो कितना है आपका? तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो आपका वनावरण क्षेत्र जो है आपका, कुल भौगोलिक क्षेत्र का वो आपका पता कितना बनता है? वो बनता है 21.67% आपका, ठीक है। ये वनावरण को लेकर बात की गई है। अब वहीं आप अगर इसको ट्री कैपिंग को लेकर बात करें, मतलब के वृक्षावरण क्षेत्र को लेकर बात करें तो वृक्षावरण क्षेत्र आपका कितना आता है? तो वृक्षावरण क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो पता है कितना है? 2.87% है आपका, इसका वृक्षावरण क्षेत्र का। अब इसी क्रम में आप कुछ डेटा आपका लिख लीजिए, जैसे कि वनावरण वृद्धि को लेकर मामले में 5 शीर्ष राज्य, ठीक है। वनावरण क्षेत्र को लेकर अगर आप बात करें तो 5 जो आपके शीर्ष राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? कर्नाटक, आंध्रा, केरला, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि तब तो भाई ये सम्मिलित राज्य था, ठीक है। जब इसको लेकर बात कर रहे हैं तब इन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर बात की, जब आंकड़े इसके किए गए।
और उसके बाद में जो आपका आता है इसके नीचे वो आता है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो 5 अग्रणी राज्यों को लेकर ये डेटा आप लिख लेंगे। अब इस क्षेत्र के अलावा अब इसमें पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, सबसे पहला मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, मैंने पूछा था कि भाई इसका प्रतिशत किस राज्य में इसका ज्यादा है, तो उसका आप आंसर करिए। देखो क्वेश्चन क्या था, इसमें पूछा था कि वनावरण वाला सर्वाधिक आपका जो राज्य है वो आपका कौन सा है। तो देखो वनावरण क्षेत्र को लेकर अगर आप बात करें प्रतिशत को लेकर, तो उसमें सर्वाधिक जो आपका है वो आपका आता है मिजोरम, क्योंकि ये 85+% है इनका, 85.41% ऐसी कुछ इनका डेटा बनता है, उस हिसाब से आपका जो है मिजोरम आता है। मिजोरम के बाद में आपका अरुणाचल है, ठीक है, उसके बाद में मेघालय, तो इसको लिख लीजिए अगर पूछ लेते हैं देन मिजोरम, देन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, देन आपका मेघालय। ठीक है, तो अपने कुल क्षेत्रफल के अनुसार जो है इनका जो वनावरण क्षेत्र है वो इनका काफी अधिक है। ठीक है, उसके अलावा वनावरण में कमी दर्शाने वाले कमी दर्शाने वाले जो राज्य हैं वो भी आपके यही है। ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ठीक है, तो यही राज्य हैं आपके जो वनावरण में कमी आपके दर्शाते हैं। ठीक है, कौन कौन से आपके, सॉरी इसको नहीं 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 नहीं, ये कमी दर्शाने वालों में मणिपुर आ जाता है बस, यहाँ पर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और आपका मेघालय। ठीक है, ये इसको कर लीजिए। ठीक, थोड़ा सा वो डाउट वो हो जाता है कई दफा इस चीज को लेकर। ठीक है, तो वो ध्यान रखिए, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और आपका मिजोरम। ठीक है, तो ये आपके राज्य हैं। ठीक है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। मणिपुर जो आपका मिजोरम था वो ऊपर आ रहा था, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा डिस्प्यूट था। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इतना समझ आ गया, इसमें कोई डाउट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कौन सा वन संवर्ग नहीं है, इसका आंसर करिए। राष्ट्रीय वन नीति को लेकर पूछा है, मैंने कल भी आपको बताया था, राष्ट्रीय वन नीति को लेकर बात की थी, देन आपको बोला था। देखिए राष्ट्रीय वन नीति को लेकर अगर आप बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति में सबसे पहली चीज जो एक हमने रखी थी वो रखी थी कि हमें कुल भूभाग का 33% वनावरण होना आवश्यक है। ठीक है, कि कुल जो आपका देश का भूभाग है उसका 33% आपको जो है वनाच्छादित वगैरह आपको ये रखना है, जिसमें कि उन्होंने टारगेट रखा था कि पर्वतीय भागों में ये आपका 65%। ठीक है, कि पर्वतीय जो क्षेत्र होंगे 33 में भी उन्होंने रखा कि पर्वतीय में 65% और मैदानी क्षेत्रों में ये रखा गया था आपका 20 to 25%। ठीक है, ये आपका रखा गया था। अब आते हैं इसमें कि इसके अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है, तो राष्ट्रीय उद्यान का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इन 3 का उल्लेख है और तीनों का अलग अलग स्तर पर है। जैसे ये यहां पर आर्थिक संपदा का भी जिक्र कर दिया उन्होंने, आर्थिक स्तर पर बताया, यहां पर पर्यावरणीय चिंताओं को जाहिर किया गया और यहां पर
ग्राम वन को अगर आप एज अ एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ये किसको परिचित करता है, ये करता है आपके सामुदायिक वानिकी को लेकर। किसको लेकर? सामाजिक वानिकी या फिर सामुदायिक वानिकी को लेकर। सामुदायिक या सामाजिक वानिकी को लेकर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आर्थिक, पर्यावरणीय और समाज, इन सब को लेकर उसमें जिक्र कर लिया गया था। ठीक है, किनमें? इस आपकी पहली जो वन नीति आपकी आई थी, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में। ठीक है, चलिए हालांकि अगर आप बात करें बहुत अपने पुराने सिनेरियो को लेकर, तो भारत वो कुछ उन देशों में से एक है जिन्होंने 1900 से पहले ही, मतलब हमारे यहाँ तो वन नीति 1894 में ही लागू कर दी थी, हालांकि उसके बाद 19 क्योंकि लेकिन वो उस समय अंग्रेजों के समय की लागू थी, तो 1952 में संशोधन किया, फिर 1988 में भी संशोधन किए गए। ठीक है, लेकिन हम उन कुछ देशों में से एक है जहां पर वन नीति मतलब पर्यावरण के संदर्भ में हमने 1900 आने से पहले ही, 19वीं सेंचुरी आने से पहले ही हमने उन चीजों को लेकर प्रयास अपने शुरू कर दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका चलिए, कथन और कारण से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसको पढ़िए देन इसका आंसर करिए। चलिए क्वेश्चन क्या है? भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनसांख्यिकी संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंधित रहा है। सही है पहला स्टेटमेंट आपका। चलिए दूसरा, वन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इसको सूची वन से सूची दूसरे को सुमेलित कीजिए। राज्य उनके फसल विशेष को लेकर पूछा गया है। चलिए इसको पढ़िए देन इसका आंसर करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। देखिए अगर आप सिर्फ क्लाइमेटिकली भी चीजों को देखें या फिर सिर्फ आप उनके मिट्टी के स्तर पर भी देखते हैं तब भी आपको समझ आता है। कैसे? जूट को लेकर अगर आप बात करते हैं तो उत्पादन हो या फिर मिट्टी के लेकर संदर्भ में बात करें, वो किसका आता है? पश्चिम बंगाल का। ठीक, अब इसमें पूछा है जूट के बाद में चाय को लेकर सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? आसाम आती है। आती है तो ए का 3 बी का 1। अब यहां देखो ए का 3 बी का 1 कहां है? सिर्फ एक ही क्वेश्चन में ए में है, बचा सी और डी। तो गन्ना का आपको सबसे ज्यादा सर्वाधिक अगर उत्पादन को लेकर आप बात करें तो किसका नाम आता है? आपका उत्तर प्रदेश का आता है। किसका आता है? उत्तर प्रदेश का ही तो आता है। किसका आता है? उत्तर प्रदेश का आता है। किसका उत्पादन आता है? उत्तर प्रदेश का आपका आता है। ठीक है,
अब बचा सी आपका रबर, तो रबर में आपका केरला, तो क्या हो जाएगा डी, ये आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जूट पश्चिम बंगाल, चाय आसाम, रबर केरल और गन्ना उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कहाँ स्थित है। ठीक है, अब जब इन्हीं को लेकर बात हो रही है तो कुछ कुछ चीजों को लेकर बात कर रहे हैं। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI ये कहाँ स्थित है ये भी बताओ। उसके अलावा गन्ना प्रजनन संस्थान ये कहाँ स्थित है ये भी मुझे बताओ। ठीक, चलो दो का बता दो, बाकी इंस्टीट्यूशंस तो आपके पहले भी क्लास में कराए हैं। ठीक है, तो पहले भी आपको ध्यान होंगे। चलिए इसका आंसर करिए। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कहाँ स्थित है। अरे इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इकोलॉजी एनवायरमेंट कहाँ है आपका, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। अब आते हैं IVRI, तो IVRI जो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका, वो आपका कहां पर है, वो आपका बरेली में इज्जत नगर में स्थित है। ठीक है, और एवियंस को लेकर भी वो बात करता है, मतलब पक्षियों को लेकर भी। ठीक है, गन्ना प्रजनन संस्थान ये आपका कहां है, कोयम्बटूर में है। कहां पर है, कोयम्बटूर में है। इसी तरह से तंबाकू को लेकर राजमुंदरी में। ठीक है, चलिए इंस्टीट्यूशंस को लेकर याद रखो क्योंकि आपके इस पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ई-रूपी वाउचर को लेकर, अभी रिसेंट में आप लोगों ने पढ़ा है, देन इसका आंसर आप क्लियरली अच्छा ही देंगे। चलिए इसका पढ़िए और इसका आंसर करिए। ई-रूपी वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसके अलावा एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे करिए, MDR ई-POS प्रणाली जिसपे आप करते हैं ना, जाके अपना कार्ड लेके जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और क्रेडिट कार्ड वगैरह या डेबिट कार्ड के माध्यम से आप उसमें अपना बैलेंस कटवाते हैं। ठीक है, पेमेंट करते हैं, तो उसमें MDR का सिस्टम होता है। ये है क्या, MDR का टर्म आता है वहां पे, बताओ इसको। पहले पूछा भी गया है कई बार, तो इसलिए पूछ रहा हूं मैं कि MDR का टर्म क्या है। कुछ स्वाध्याय भी करना शुरू करो, इसलिए जरूरी है। चलिए देखो पहला स्टेटमेंट था कि डिजिटल पेमेंट हेतु ये कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस तरीका है। सही है बिल्कुल, ठीक है, कैशलेस कॉन्टेक्टलेस तरीका है। दूसरा, सिस्टम प्रीपेड प्रकृति का होगा, मतलब कि ऑलरेडी उसमें बैलेंस इनबिल्ट रहेगा, तो ये झंझट नहीं रहेगा कि बैलेंस कटेगा, OTP आएगा, फिर आप वेरीफाई करेंगे, देन पैसा कटेगा, तब जाके पैसा ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये हेडेक भी नहीं। तीसरा कि यह त्वरित प्रक्रिया QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जो उपयोगकर्ताओं के मोबाइल पर भेजा जाता है। मतलब कि एक तरीके से जैसे ऑथेंटिकेशन को लेकर बात करते हैं या डेटा इनक्रिप्ट को लेकर आप बात करें, या फिर आप बात करें कि भैया डेटा किसी भी स्तर पर चोरी ना हो जाए, गलत उसमें ना हो जाए, तो ऐसे में ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। तो ये SMS के फॉर्म में आपके पास में प्रोवाइड रहेगा कि भाई आपके पास आएगा जब आप पेमेंट करेंगे। जैसे OTP वगैरह आता है ना कि OTP आता है, या कई जगह ई-NACH उस तरह का सिस्टम होता है कि आप अपने पिन कोड को डालिए, बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। क्या है आपका आज की इस क्लास का, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जो है आफ्टर द क्लास, ठीक है, आफ्टर द क्लास इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा। और उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को लेकर मैं आपका एक स्पेशली पूरा क्लास लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, कंप्लीटली उसमें उत्पादन वगैरह को लेकर, हालांकि मैंने PCS से पहले भी करा दिया था, तो प्लेलिस्ट में वो क्लास पड़ी हुई है, तो वहां से भी जाके देख लेना, लेकिन उतनी जहमत तुम उठाओगे नहीं। मैं सोच रहा था कुछ और नया भी करा दूं, तो ये चीज भी करवा दूंगा मैं आपकी क्लास। ठीक है, तो आज की आपकी इस क्लास के लिए इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए,
चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ में एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड जरूर करें, जिससे कि आपको बाकी अलग अलग कोर्सेज हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाए। आपके साथ के हैं भाई बहन एसआई की तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई में, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या नीट आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जामपुर आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि आपको यहाँ पर लगभग सारे, आप किसी की भी तैयारी करते हो, 12th पास है तब भी, आपने मास्टर्स कर रखा है, आपको नेट जेआरएफ के लिए करना है, तो यूजीसी की क्लासेस आपकी, ठीक है। तो यूजीसी की क्लासेस वो बच्चे जो सोशियोलॉजी सेक्शन में कर रहे हो, देन मैं क्लासेस लेता हूँ रात 9 बजे यूजीसी क्लासेस बाय एग्जामपुर के चैनल पर, ठीक है। तो आप उस चैनल पर आकर उस क्लास को ले सकते हैं सोशियोलॉजी सेक्शन में, ठीक है। तो जो सोशियोलॉजी के संदर्भ में किसी भी एंट्रेंस की कर रहे हो, हायर एजुकेशन के लिए करते हो, हायर एजुकेशन में टीचिंग के लिए कर रहे हो और सोशियोलॉजी उनका सब्जेक्ट हो, देन उस क्लास जो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आज की आपकी इस क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी है देन उसको लाइक जरूर करके जाइएगा और शेयर जरूर करिएगा। अच्छी नहीं लगी है तो फीडबैक दीजिएगा कि क्या क्या इसमें सुधार आवश्यक है, क्या क्या हो सकते हैं। तो आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित है, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आफ्टर द क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर करके जाइएगा। तो इस क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।